तो कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 जनवरी 2026 और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी कानूनी खबरों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों के कई फैसले हैं, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों के धागे आपस में कैसे जुड़ते हैं और इनका असल मतलब क्या है। सही कहा। अक्सर खबरें टुकड़ों में आती हैं, पर जब हम उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। आज की खबरों में न्यायपालिका की सक्रियता, कार्यपालिका के साथ उसका टकराव और बदलते समाज के साथ कानून के संघर्ष की एक दिलचस्प कहानी छुपी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की सबसे चर्चित खबर से करते हैं। मध्य प्रदेश का भोजशाला कमाल मौला विवाद। आज बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। और ये एक बेहद संवेदनशील मामला था। अदालत के सामने चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं थी, बल्कि 2 समुदायों की गहरी आस्थाओं के बीच एक संतुलन साधने की थी। हाँ, ऐसे मामलों में जरा सी भी चूक के बड़े परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। और कोर्ट ने जो रास्ता निकाला वो काफी व्यवहारिक लगता है। हाँ। आदेश में साफ कहा गया कि पूजा और नमाज दोनों होंगी, लेकिन इनके बीच कोई संपर्क नहीं होगा। हाँ। हिंदुओं के लिए पूजा का स्थान और समय अलग, मुस्लिमों के लिए नमाज का अलग। यहाँ तक कि परिसर में आने जाने के रास्ते भी अलग कर दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो फैसले की भावना है। हाँ। अदालत ने आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के सिद्धांत की बहुत गहरी बहस में पढ़ने के बजाय संवैधानिक सद्भाव को प्राथमिकता दी। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी को। इसका मतलब है कि अदालतें अब विवादों को सुलझाने के लिए सैद्धांतिक शुद्धता के बजाय जमीनी हकीकत, शांति और प्रैक्टिकल समाधान पर ज्यादा जोर दे रही हैं। तो ये न्यायिक सोच में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जी, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि एक नया नजरिया अपनाना है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा, और ये क्रिकेट से जुड़ा है। हाँ। बीसीसीआई द्वारा इंडियन क्रिकेट टीम नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाँ, इस तरह की याचिकाएं अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन अदालत का रुख इस पर बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इसे न्यायिक समय का सरासर दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट का रवैया काफी सख्त था, और ये सख्ती जरूरी है। कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही ऐसी ही एक याचिका खारिज कर चुका है। देखिए, ये फैसला जनहित याचिकाओं PILs के विकासक्रम पर एक टिप्पणी है। PIL की शुरुआत हुई थी गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज उठाने के लिए, एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर। सही बात है। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल तुच्छ, निजी या कह सकते हैं पब्लिसिटी पाने वाले मामलों के लिए होने लगा। तो इस तरह के फैसले देकर अदालतें ये संदेश दे रही हैं कि PIL के मूल उद्देश्य को बनाए रखना होगा, ताकि उसका दुरुपयोग करके सिस्टम को जाम ना किया जा सके। बिल्कुल यही बात है। यानी अदालत अपने ही बनाए एक शक्तिशाली हथियार को धारदार बनाए रखना चाहती है। इसी से जुड़ा एक और मामला है जहां कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। राजनीतिक रैलियों में भीड़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी, और कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के पास जाने को कहा। ये शक्तियों के बंटवारे का एक क्लासिक उदाहरण है। अदालत मानती है कि नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना, जैसे कि भीड़ प्रबंधन, हाँ, ये कार्यपालिका का काम है। हर मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप से शासन का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन जहां अदालत को लगता है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है, वहां वो पीछे नहीं हटती। जैसे 2000 के लाल किला हमले के दोषी की क्यूरेटिव पिटिशन पर कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। वैसे ये क्यूरेटिव पिटिशन होता क्या है? ये तो कानूनी प्रक्रिया का बिल्कुल आखिरी दरवाजा है ना? आपने सही समझा। जब किसी दोषी की रिव्यू पिटिशन यानी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है, तब बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, न्याय की कोई गंभीर चूक हो गई हो, तो उसे सुधारने के लिए आखिरी मौका होता है। तो ये एक तरह से न्याय व्यवस्था का सेफ्टी वॉल्व है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बेहद अहम मामला जिस पर सबकी नजरें हैं वो है मौत की सजा का तरीका। क्या फांसी देना असंवैधानिक है? इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी, और केंद्र ने भी कहा है कि वो दर्द रहित तरीकों पर विचार कर रहा है। ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल। ये मामला सिर्फ सजा के तरीके के बारे में नहीं है, ये मानवाधिकार, मानवीय गरिमा और राज्य की शक्ति की सीमाओं के बारे में है। इसका जो भी फैसला आएगा वो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के भविष्य पर दूरगामी असर डालेगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो नीतिगत मामलों में एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो कार्यपालिका को उसकी जिम्मेदारियों के लिए सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही हैं। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो हुआ वो इसका सटीक उदाहरण है। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणियां तो किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए बहुत चुभने वाली हैं। बिल्कुल। मामला शिवसेना मंत्री भरत गोगावली के बेटे विकास गोगावली की 1 महीने से गिरफ्तारी न होने का है, जिन पर चुनावी हिंसा का आरोप है। कोर्ट ने बेहद नाराजगी जताते हुए पूछा, क्या मुख्यमंत्री इतने असहाय हैं? क्या महाराष्ट्र में कानून का राज है? कि ये बहुत कड़े शब्द हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन है। कोर्ट यहाँ सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्या कानून सत्ता में बैठे लोगों और उनके करीबियों के लिए अलग है? यह सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के इकबाल पर है। जी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की तीखी टिप्पणियों का जमीन पर कोई असर होता है, या ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। तात्कालिक रूप से शायद हमेशा सीधा असर ना दिखे, लेकिन ये एक तरह का दबाव बनाता है। यह पुलिस और प्रशासन पर जनता की नजर डालता है और उन्हें जवाबदेह महसूस कराता है। भले ही तुरंत गिरफ्तारी ना हो, लेकिन यह कार्यपालिका को एक संदेश देता है कि न्यायपालिका देख रही है और यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है। अब दिल्ली की तरफ चलते हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक बड़ी कॉर्पोरेट संस्था इंडिगो एयरलाइन पर हुई कार्रवाई का संज्ञान लिया है। हाँ, हम सबको याद है पिछले साल दिसंबर में उड़ानों में हुई भारी गड़बड़ी और एयरपोर्ट पर लोगों की परेशानी। हाँ, उस दौरान की तस्वीरें तो हम सबको याद हैं, जब लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे थे। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि उस अव्यवस्था के लिए इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। 22 करोड़? हाँ, और एयरलाइन के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का निर्देश भी दिया गया। 22 करोड़ का जुर्माना सुनकर शायद कुछ यात्रियों को तसल्ली मिले। यकीनन ये मामला उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि जब रेगुलेटरी संस्थाएं सख्ती से काम करती हैं, हाँ, जब वो सख्ती से काम करती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। ये बाकी एयरलाइंस के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि यात्रियों की सुविधा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अदालतें शासन और कॉर्पोरेट जवाबदेही पर कैसे नजर रख रही हैं, लेकिन वे समाज से जुड़े कुछ बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी राय दे रही हैं। जी। मद्रास हाईकोर्ट से 2 ऐसे ही मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, और ये दोनों मामले दिखाते हैं कि कानून को समाज के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। पहला मामला उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी का है। कोर्ट ने इसे हेट स्पीच माना है और इसे हिंदू धर्म पर एक स्पष्ट हमला बताया है। ये एक अहम टिप्पणी है, पर यहीं पर अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल भी तो खड़ा होता है। हाँ, वो सवाल हमेशा रहेगा। आलोचक कह सकते हैं कि धर्म की आलोचना को सीधे हेट स्पीच कहना इस आजादी को सीमित करता है। इस पर कानूनी रेखा कहाँ खींची जाती है? देखिए, ये एक बहुत ही महीन रेखा है। अदालतें आमतौर पर यह देखती हैं कि क्या टिप्पणी किसी विचार या प्रथा की आलोचना है, या फिर वो उस विचार को मानने वाले पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत या हिंसा भड़काने वाली है। अच्छा। इस मामले में कोर्ट को लगा कि टिप्पणी की भाषा और मंशा वो आलोचना से आगे बढ़कर अपमान और नफरत फैलाने वाली थी। कानून आलोचना के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन अपमान करने या नफरत फैलाने का अधिकार की नहीं। और ये रेखा हमेशा बहस का विषय बनी रहेगी। और मद्रास हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, वो तो रिश्तों की बदलती परिभाषा से जुड़ा है। कोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को शादी जैसा कानूनी संरक्षण दिया जा सकता है। हाँ, ताकि शादी के झूठे वादों के जरिए उनका शोषण ना हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत प्रगतिशील और जरूरी कदम है। समाज बदल रहा है, रिश्तों के रूप बदल रहे हैं और कानून को इस हकीकत को पहचानना होगा। ये फैसला इस बात को स्वीकार करता है कि रिश्ते की कानूनी पवित्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा है। और इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और मामले में कहा कि कानून टूटे हुए दिल को सजा नहीं दे सकता। हाँ, यानी 2 वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध के टूटने पर रेप कानून का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये दोनों फैसले मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, अदालतें रिश्तों की जटिलताओं को समझ रही हैं और कानून का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रही हैं।
जी। अब निचली अदालतों की बात करते हैं, जहां कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में बड़े फैसले आए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के संबंध पर पेश न होने के एक मामले में बरी कर दिया है। और इसी तरह एएपी नेता अमानतुल्लाह खान को भी एक अन्य मामले में बरी किया गया। ये फैसले प्रक्रियात्मक कानून के महत्व को रेखांकित करते हैं। मतलब अदालत ने पाया कि पेश न होने के पीछे जो कारण दिए गए वे कानूनी तौर पर वैध थे। ये दिखाता है कि प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है। एक और बहुत बड़ा फैसला आया है जो दशकों पुराने घावों से जुड़ा है। 1984 के सिख विरोधी दंगे। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 2 इलाकों में हुई हिंसा से जुड़े मामले में बरी कर दिया। इन दोनों फैसलों में, चाहे वो केजरीवाल का हो या सज्जन कुमार का, एक बात समान है जो हमें समझनी चाहिए, और वो है संदेह से परे सबूत का सिद्धांत। प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जी, आपराधिक न्याय में ये सबसे ऊंचा मापदंड है। दशकों पुराने मामलों में जब गवाहों की याददाश्त धुंधली हो जाती है या वो अपने बयान से पलट जाते हैं, सबूत नष्ट हो जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष के लिए इस ऊंचे मापदंड को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, भले ही जनधारणा कुछ भी हो। हाँ, अदालतें भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलती हैं। इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ और मामले हैं जो भविष्य के कानूनी विवादों की झलक देते हैं। इनमें से एक मामला तो सीधे टेक्नोलॉजी और हमारे भविष्य से जुड़ा है। आप सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स वाले मामले की बात कर रही हैं? जी, दिल्ली हाई कोर्ट एक एआई फर्म की याचिका पर दोबारा विचार करने को तैयार हो गया है। सबसे पहले तो ये पर्सनालिटी राइट्स है क्या इसका मतलब ये है कि कोई मेरी आवाज या चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता? सरल शब्दों में, हाँ, पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, खासकर एक सेलिब्रिटी के नाम, आवाज, तस्वीर या पहचान के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के कमर्शियल फायदे के लिए नहीं किया जा सकता। और एआई के आने से ये मामला बहुत गंभीर हो गया है ना? बहुत गंभीर, क्योंकि अब किसी की भी आवाज या वीडियो बनाना बहुत आसान है। ये केस तय कर सकता है कि भारत में एआई के युग में किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान कितनी सुरक्षित है। ये तो वाकई भविष्य का कानून है जो आज लिखा जा रहा है। बिल्कुल। वहीं एक और खबर है जो हमें समाज के एक कड़वी सच्चाई की तरफ खींचती है। उत्तर प्रदेश में एक महिला ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बाद हलाला के नाम पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। ये मामला बहुत दुखद है और ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। ट्रिपल तलाक पर कानून तो बन गया, लेकिन हलाला जैसी सामाजिक कुरीतियां वो अभी भी मौजूद हैं और उनका शोषण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये कानून के बाद भी मौजूद एक ग्रे एरिया है जिस पर समाज और कानून दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी पिछले 48 घंटों की कुछ सबसे अहम कानूनी सुर्खियां। भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के संतुलन से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तीखी फटकार तक, और एआई के दौर में नए अधिकारों से लेकर पुरानी सामाजिक कुरीतियों तक। हाँ, अदालतों ने हर मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। अगर इन सभी खबरों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ उभरता है। न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता, चाहे वो कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना हो, बदलते समाज के लिए कानून की नई व्याख्या करना हो, या फिर धार्मिक संतुलन साधना हो। अदालतें अब सिर्फ मूक दर्शक या कानून की व्याख्याता नहीं है। वे हमारे गणतंत्र में एक बहुत सक्रिय भागीदार की भूमिका निभा रही हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की तरफ से एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे अदालतें, शासन और समाज के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं, क्या इससे शक्तियों के बंटवारे का संवैधानिक सिद्धांत और मजबूत हो रहा है, या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करें जहाँ शक्तियों का संतुलन ही बदल रहा है?